जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात योगी सरकार की रणनीति की, दूसरी खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्लान से जुड़ी है, तीसरी खबर चादर गैंग की और आखिर में बात धर्मांतरण रैकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात योगी सरकार की, सूबे की 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख का सवाल बन गया है। यही वजह है कि उन्होंने उपचुनाव वाले जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए सियासी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। इनमें 9 सीटें 2024 में विधायकों के लोकसभा के सांसद चुने जाने से खाली हुई है, जबकि सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के चलते खाली हुई है। 2022 के चुनाव में इनमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी तो 5 सीटें सपा के पास थी। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी के पास एक विधायक थे। बीजेपी की रणनीति उपचुनाव में अपनी 3 सीट को बचाने के साथ साथ सपा के दबदबे वाली सीटें जीतकर 2024 के लोकसभा में मिली हार के हिसाब को बराबर करने की है। इन 10 सीटों को लेकर बीजेपी की चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6 सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जिसके चलते सीएम योगी ने जमीन पर उतरकर सियासी माहौल बनाने का मिशन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से अलग अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी को जिताने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। जिलों में रोजगार मेले के माध्यम से युवाओं को साधने का जरिया बनाया गया है, तो विकास की सौगात देकर लोगों की नाराजगी को दूर करने का दांव मुख्यमंत्री चल रहे हैं। सीएम योगी ने 17 अगस्त को अंबेडकर नगर जिले से अपने दौरे का आगाज किया। इसके बाद उन्होंने 18 अगस्त को अयोध्या, 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर, 23 अगस्त को गाजियाबाद, 27 अगस्त को मैनपुरी, 28 अगस्त को अलीगढ़ और 29 को कानपुर का दौरा किया। 2 सितंबर को मुरादाबाद और 3 सितंबर को फुलपुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों का दौरा कर रहे हैं और रोजगार मेला लगा रहे हैं, जहां की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। सीएम योगी ने इन जिलों में रोजगार मेला लगाकर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया है। 5000 से लेकर 17000 युवाओं को हर जिले में ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र भी दिया गया। इसके अलावा सीएम योगी जिन जिलों का दौरा कर रहे हैं वहां पर वो विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। साथ ही लोक पारक योजनाओं के प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट का वितरण कर रहे हैं। इसके लिए सीएम योगी विकास, रोजगार और संवाद के जरिए उपचुनाव की राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उपचुनाव में बीजेपी का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। अगली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्लान से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राष्ट्रीय फलक पर सपा को पहचान दिलाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं ताकि सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो सके। इसलिए अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर अपनी नजरें गड़ा दी है, जहां की मुस्लिम बहुल्य सीटों पर किस्मत आजमाने का सपा प्रमुख का प्लान है। अखिलेश यादव ने अपने वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, विधायक लकी यादव, तूफानी सरोज और इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी भी चुनाव प्रभारियों के साथ एक बड़ा चेहरा होंगे। अबू आजमी ने गुरुवार को लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान किया। सपा ने महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल्य और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी लगभग तय कर दिए गए हैं। वहीं सपा की नजर जम्मू कश्मीर की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसमें पुलवामा, सोपोर, इंदरबल, किश्तवाड़, राजपोरा, कुलगाम और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटें शामिल हैं। हरियाणा के 5 से 6 विधानसभा सीटों पर सपा की नजर है, जहां मुस्लिम और यादव वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है। सपा ने गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों की सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इन सीटों पर मुस्लिम और यादव अच्छी संख्या में है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स बड़े स्तर पर सपा के साथ है। लोकसभा चुनाव में भी मुस्लिमों ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के लिए वोट किया था। अखिलेश यादव को लगता है कि इसका असर
महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। यूपी में मुस्लिम सपा का कोर वोट बैंक माने जाते हैं और मुस्लिम वोटों के सहारे सपा ने अपना वर्चस्व कायम किया है। अखिलेश यादव की नजर इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ने की है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक हरी झंडी नहीं दी है। इसके लिए सपा ने यह भी शर्त रखी है कि यूपी उपचुनाव में अगर कांग्रेस को सीटें चाहिए तो हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में उसे सीटें देनी होंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां इंदिरापुरम में साई क्रिएशन शोरूम में चोरों के गैंग ने 10 अगस्त को 3 करोड़ की चोरी की थी, जिसमें ब्रांडेड घड़ियों की चोरी की गई है। पुलिस ने इस मामले में गैंग के 2 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम संतोष जायसवाल और दूसरे का रोहित पासवान है। इन्होंने शोरूम से करीब 700 घड़ियां चुरा ली थी। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि चोरों ने गाजियाबाद में चोरी करने से पहले सेक्टर 63 में रेंट पर रूम लिया हुआ था और गैंग से 4 मेंबर 22 जुलाई से यहां रह रहे थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चोरी करने वाले लोग चादर गैंग से जुड़े हैं। इस गैंग के लोग चोरी करने के बाद सामान को नेपाल बेच देते हैं। कई बार डिमांड और कस्टमर की मांग के आधार पर बड़े बड़े शोरूम्स में चोरी करते हैं। चोरी करने वाले इस खास गैंग की सेटिंग नेपाल से जुड़ी हुई है। इस गैंग की खास बात यह है कि अपनी चोरी में चादर का इस्तेमाल करते हैं। इनकी चोरी का समय रात का होता है। चोरी करने से पहले ये कुछ दिनों तक चोरी करने वाली जगह पर रेकी किया करते हैं और चोरी वाली रात को चादर के जरिए दुकान या शोरूम को ढक दिया जाता है, जिससे रात से आने जाने वाले लोगों को वहां का दृश्य ना दिख पाए। चोरी के दौरान गैंग के कुछ लोग अंदर घुसकर वहां से सामान निकालने में जुट जाते हैं। उसी समय गैंग के और लोग बाहर रेकी किया करते हैं। जब उन्हें कोई आता हुआ दिखाई देता है तो गैंग के दूसरे मेंबर्स को आगाह कर देते हैं। इसके लिए रेकी करने वाले लोग सीटी मारते हैं। चादर गैंग के लोग चोरी करने में चादर का एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें चोरी करने वाली जगह पर कोई आता हुआ दिखाई देता है तो वो गैंग के सभी लोग अपने साथ लाई हुई चादर को ओढ़कर सो जाया करते हैं, जिससे वहां आने वाले लोगों को लगे कि किसी तरीके का कोई शक ना हो। कुछ समय बाद सभी वहां से निकलकर बस स्टैंड और टैक्सी लेकर निकल जाया करते हैं। बिहार पहुंचकर नेपाल जाकर चोरी किए गए सामान की डिलीवरी कर देते हैं। आखिरी खबर लव जिहाद से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आदिल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान छिपाकर अमन नाम से एक आईडी बनाई, फिर एक हिंदू लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। उसने हिंदू लड़की के साथ गलत काम किया। वहीं एक ऐसी ही खबर असम से है, जहां अलोम अहमद नाम के मुस्लिम युवक ने एक हिंदू छात्रा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाए। बाद में वो लड़की से पीछा छुड़ाने लगा। अमरोहा के मामले की बात करें तो आदिल नाम के युवक ने गलत काम करने के साथ साथ लड़की को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। लड़की ने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से एसपी ऑफिस पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि 1 साल पहले अमन नाम के युवक से उसकी इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। गरीब परिवार से होने के चलते उसने शादी के लिए हामी भर दी। आदिल उसे अपने घर अमरोहा लेकर आया, जहां उसे पता चला कि अमन असल में आदिल है। इसके बाद आदिल ने युवती का धर्म परिवर्तन कराया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 20 दिन बाद वो किसी तरह आदिल के चुंगल से निकली और एसपी दफ्तर पर शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरा मामला असम के गुवाहाटी का है, जहां चांदमारी इलाके में मुस्लिम अलोम अहमद ने हिंदू छात्रा को अपने जाल में फंसाया। मामले की शुरुआत गुवाहाटी के जेबी लॉ कॉलेज से हुई, जहां पर पढ़ रही हिंदू लड़की की दोस्ती एक मुस्लिम लड़के से हुई। कुछ दिनों बाद दोस्ती प्यार में बदल गई और उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद अहमद ने पीड़ित लड़की से वादा किया कि वो उससे शादी कर लेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसने हिंदू लड़की से शादी करने से मना कर दिया, जिसको लेकर दोनों के बीच इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। अहमद के मना करने पर लड़की ने पुलिस में उसकी शिकायत दी, जिसके बाद मंगलवार 27 अगस्त 2024 को आरोपी अहमद को धुबरी स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया गया है और कार्रवाई चल रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।